नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और यह डिसाइड किया गया कि हिंदी भाषा एक व्यापक भाषा है, भारत में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। आने वाले समय में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा और आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा। यानी केंद्र और राज्य के अंदर जो हमारी विधायिका है, कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है, शासन व्यवस्था है, वो हिंदी भाषा में कामकाज करेगी। और इसके लिए समय लिया गया, एक डेट डिसाइड की गई 26 जनवरी 1965। 15 साल का टाइम पीरियड डिसाइड किया गया कि भाई 15 साल तक अंग्रेजी भाषा का आराम से यूज करो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, शासन व्यवस्था में। लेकिन आने वाले 15 साल बाद यानी 26 जनवरी 1965 को हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देंगे और आधिकारिक भाषा का दर्जा दे देंगे। और जब समय आया 15 साल बाद 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जब बात आई, आधिकारिक भाषा बनाने की बात आई, पूरे देश में वर्किंग लैंग्वेज बनाने की बात आई, तो इसके ऊपर प्रोटेस्ट खड़ा हो गया बड़े पैमाने पर। साउथ के राज्यों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, स्पेशली तमिलनाडु इसमें सबसे आगे था। तमिलनाडु ने इसका भरपूर विरोध किया और हिंदी भाषा कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और पूरे के पूरे देश में एक साथ लागू ही नहीं हो पाई शुरुआती दौर में। और एक बार फिर से हिंदी वर्सेस तमिल का जो विवाद खड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इनके बीच में थोड़ी तीखी बहस खड़ी हो गई है। समय समय पर तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है और एक बार फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। अभी आपको पता है कि 2022 में ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 2022 में बड़े पैमाने पर तमिलनाडु के अंदर और अन्य सभी राज्यों के अंदर 3 भाषाओं में जो है व्यक्ति उसको जानकारी दी जाती थी, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई कॉलेज हो, स्कूल हो, वहां पर 3 भाषाओं में चिट चिपकाई जाती थी ताकि व्यक्ति इसको समझ सके और पढ़ सके। तो फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे देश के अंदर एजुकेशन पॉलिसी कुछ इस प्रकार से है कि एक तो हिंदी भाषा, एक अंग्रेजी भाषा और एक स्थानीय भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, और तीनों का ही ज्ञान होना जरूरी है। जैसे गुजरात राज्य है, गुजरात में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, गुजराती भी पढ़ाई जाती है। आप पंजाब में चले जाओ, पंजाब में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है और पंजाबी भी पढ़ाई जाती है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, मराठी पढ़ाई जाती है। आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, वहां पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है और बांग्ला भाषा ही पढ़ाई जाती है। तो बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर हम ये देखते हैं कि हिंदी एक व्यापक भाषा है। तो एक तो आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, एक हिंदी का भी ज्ञान दिया जाता है और एक आपकी स्थानीय भाषा होती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप उसको पूरा ज्ञान रखो, अपना शासन प्रशासन कुछ भी आप चला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन तमिलनाडु जो राज्य है ना, वो इस मामले में थोड़ा गड़बड़ है। तमिलनाडु राज्य 3 भाषा की शिक्षा नीति को रिजेक्ट करता है, वो 2 भाषा की शिक्षा नीति को अपनाता है। वो शुरुआत से ही तमिलनाडु में हिंदी का विरोधी रहा है। वो तमिलनाडु में इंग्लिश और तमिल भाषा की, इन दोनों भाषाओं में शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने स्कूल कॉलेज को इन्हीं को प्रचलन में रखता है। हिंदी भाषा का बिल्कुल भी तमिलनाडु में ज्ञान नहीं देना देता। तो पूरे देश में 3 भाषा शिक्षा नीति चल रही है, लेकिन तमिलनाडु राज्य में स्पेशली अगर हम देखें तो वो 2 भाषा शिक्षा नीति को अपनाता है। वो हिंदी को फूटी आंख से भी नहीं सुहाता है। और अभी आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है और इसके माध्यम से कहा गया कि भाई हर एक राज्य में लगभग 3 भाषाओं का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। तो स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी पढ़ाओ और आपकी स्थानीय भाषा भी पढ़ाओ। और इसके लिए तमिलनाडु के अंदर जो भाजपा है उसने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया 5 मार्च को। 5 मार्च को तमिलनाडु में जो भाजपा के कार्यकर्ता है और जो बड़े मंत्री है, उन्होंने एक अभियान चलाया, 90 दिन का हस्ताक्षर अभियान चलाया और ये सिग्नेचर लेंगे घर घर जाकर तमिलनाडु की जनता के। 3 भाषाओं में सिग्नेचर लेंगे, एक तो तमिल भाषा में सिग्नेचर लेंगे, एक इंग्लिश भाषा में सिग्नेचर लेंगे और एक हिंदी भाषा में सिग्नेचर लेंगे और 1 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करके राष्ट्रपति को ये सौंपने वाले हैं। तो ये 5 मार्च को अभियान की शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल तरीके से और फिजिकली दोनों तरीके से एक हस्ताक्षर अभियान चला दिया गया है और 1 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करने का इन लोगों ने टारगेट रखा है। 90 दिन का ये प्रोग्राम चलाया गया है और इसके विरोध में तमिलनाडु में डीएमके पार्टी आ गई है, जो शुरुआत से इसका विरोध करती आ रही है। और अब मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। 7 मार्च को यानी 2 दिन बाद तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक खतरनाक सा ट्वीट कर दिया और ट्वीट आपके सामने है। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने इसका इंग्लिश वर्जन निकाला है। आप ध्यान से देखो कि एम.के. स्टालिन ने क्या क्या कहा है।
एम के स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। एम के स्टालिन ने कहा कि द ट्री में प्रिफर काम बट द विंड विल नॉट सबसाइड, मतलब पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है लेकिन हवा शांत नहीं रहेगी। पेड़ वो खुद को बोल रहे हैं कि मैं शांत रह सकता हूं, लेकिन तमिलनाडु की जो जनता है, तमिलनाडु की जो जनता की हवा है वो शांत नहीं रहेगी। तो मैं शांत रहने का प्रयास कर सकता हूं लेकिन तमिलनाडु की जनता शांत नहीं रहेगी। पेड़ शांत रह सकता है लेकिन हवा शांत नहीं रहेगी। हमारे ऊपर फिर से एक बार हिंदी को थोपने की तैयारी चल रही है, हमारी तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है और हमें वापस से भड़काया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है। केंद्र में जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं वो हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने ये कहा हिंदी इंपोज की जा रही है हमारे ऊपर, हमें थ्रेट किया जा रहा है। अब ये थ्रेट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने आगे कहा कि हमेशा इस बात को लेकर तमिल और हिंदी में फाइट रही है और हमेशा तमिल लोगों की जीत हुई है। अब तक हमने इतिहास में कभी भी हिंदी भाषा को हमारे तमिलनाडु में इंपोज नहीं होने दिया है। तो नाउ ही फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवाइविंग फाइट्स ही नेवर विन, ये कभी इस फाइट को नहीं जीत सकते हैं। हिंदी भाषा वाले प्रदेश या केंद्र सरकार वो फिर से युद्ध लड़ रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि हमें घेर कर जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी भाषा को इंपोज नहीं किया जा सकता है, हमारी शिक्षा नीति में शामिल नहीं किया जा सकता है, हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा सकता है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया है। हम अपने राज्य के अंदर 2 भाषा की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। हम पहले ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिजेक्ट कर चुके हैं और केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो अचीव करने की बात कही है 2030 तक, वो हम उसको पहले ही अचीव कर चुके हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एलकेजी का बालक पीएचडी होल्डर को लेक्चर दे रहा हो। ये एलकेजी का बालक किसको बोल रहे हैं? केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, केंद्र सरकार की नई जो शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसको एलकेजी का बालक बोल रहे हैं। और तमिलनाडु की जो शिक्षा नीति है, तमिलनाडु की जो 2 भाषा की एजुकेशन पॉलिसी है, वो इसको पीएचडी होल्डर बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे एलकेजी का बालक पीएचडी होल्डर को लेक्चर दे रहा हो। केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति है उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार अचीव करना चाहती है वो हम पहले ही अचीव कर चुके हैं। आप लोग द्रविड़ लोगों को यानी तमिलनाडु के लोगों को डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं, उनको क्या करना क्या नहीं करना है आप उनको ये नहीं बता सकते हैं, वो खुद समझदार है क्या करेंगे। हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं, ऐसे कोर्स बनाते हैं जिनका अनुसरण पूरा का पूरा भारत देश करता है। और ये जो सिग्नेचर वाली मुहिम चलाई है, सर्कस वाला प्रोग्राम चलाया ना, ये आपका सफल नहीं होगा, है ना। आगे इन्होंने ये भी कहा कि हिस्ट्री साफ है, इतिहास गवाह है इस बात का कि जिसने भी तमिलनाडु में हिंदी भाषा को इंपोज करने का प्रयास किया है, थोपने का जोर जबरदस्ती लागू करने का प्रयास किया है, उसकी हमेशा हार हुई है, वो हमेशा हारा है और वो फिर एक बार हारेगा। तमिलनाडु विल नॉट टॉलरेट हिंदी कोलोनाइजेशन रिप्लेसिंग ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। पहले ब्रिटेन ने कोलोनाइजेशन के माध्यम से अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा को हमारे ऊपर थोपा और अब ब्रिटेन लोग तो यहां से चले गए, ब्रिटिश तो यहां पर अंग्रेजी भाषा को थोप कर चले गए। अब हिंदी का कोलोनाइजेशन हमें दिखाई दे रहा है, हिंदी भाषा को हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदी भाषा को थोपा जा रहा है। तो ब्रिटेन लोगों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कोलोनाइजेशन किया था और ये जो नॉर्थ वाले लोग हैं यानी केंद्र सरकार है, वो हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी कोलोनाइजेशन करने की बात कर रही है और स्कीम या योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर समय पर तमिलनाडु राज्य में हिंदी भाषा को इंपोज किया गया है। इन्होंने आगे ये भी कहा कि इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जो डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी हमेशा हिंदी भाषा के विरोध में खड़ी रही है। डीएमके पार्टी हमेशा तमिलनाडु भाषा को आगे रखने का प्रयास करती है। डीएमके पार्टी हमेशा वैनगार्ड की तरह कार्य करेगी, एक रक्षक की तरह कार्य करेगी। वो तमिल भाषा का शोषण नहीं होने देगी बड़े पैमाने पर और हिंदी भाषा को यहां पर इंपोज नहीं होने देंगी। लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि बाकी राज्य में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। बाकी मैं आपको इतनी भाषाएं बता रहा हूं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बड़े पैमाने पर इन राज्यों के अंदर आपको 3-3 भाषा का ज्ञान होता है, तो फिर साउथ के राज्यों में आपको क्यों नहीं ज्ञान होना चाहिए? ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है आप जरा साबित करना। इसके जवाब में फिर 7 मार्च को ही, 7 मार्च की मैं आपको घटना बता रहा हूं, 7 मार्च को सुबह 7 बजे लगभग ये एम के स्टालिन ने ट्वीट किया और दोपहर के टाइम पे जो गृह मंत्री अमित शाह है वो चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर रानीपेट नाम के जिले में एक सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है, राइजिंग डे है 56 नंबर का, उसकी परेड में शामिल हुए थे।
तमिलनाडु राज्य में चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूर रानीपेट नाम का एक जिला है। वहां पर सीआईएसएफ का ये अपना पूरा का पूरा कैंप है और सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर वो यहां पर भाषण देते हैं। उन्होंने इसके रेस्पॉन्स में ये कहा कि हम जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं, इंपोज नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ाना चाहते हैं। सभी राज्यों में 3-3 भाषाओं का ज्ञान है, तो तमिलनाडु में भी 3-3 भाषा का ज्ञान, या साउथ के अन्य राज्यों में भी 3-3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने करने का प्रयास किया है कि जो हमारी सीएपीएफ की एग्जाम होती है, पहले सीएपीएफ की एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी, है ना, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी। अब ये 13 भाषाओं में होगी, मतलब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में भी आप सीएपीएफ की एग्जाम दे सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके माध्यम से सीएपीएफ की एग्जाम में आप 13 भाषाओं में अपीयर हो सकते हैं। आप अपनी स्थानीय भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, यह कर दिया गया है। और इसका विरोध एमके स्टालिन ने किया था। एमके स्टालिन ने उस टाइम पे कहा था कि जो सीएपीएफ की एग्जाम है इसको 2 ही भाषा में रहने दिया जाए, हिंदी में और अंग्रेजी में ही करवाया जाए, स्थानीय भाषाओं में ना करवाया जाए। इसका बड़े पैमाने पर उन्होंने विरोध किया था उस टाइम पे, जब हमने 13 भाषाओं में सीएपीएफ की एग्जाम करवाने की बात कही थी। इन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर वो तमिल भाषा को बढ़ाना ही चाहते हैं, आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, तो फिर वो जो तमिलनाडु के अंदर ये जो मेडिकल की कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग की कॉलेज है, इनके अंदर तमिल भाषा में क्यों नहीं पढ़ाई करवाते हैं? जब वो तमिलनाडु को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर जो मेडिकल कॉलेज होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज होती है बड़े पैमाने पर, इनमें तो कम से कम तमिल भाषा में पढ़ाई, तमिल भाषा के अंदर कोर्स करवाए। ये पाठ्यक्रम सारा का सारा वो अंग्रेजी में करवाते रहते हैं, हर एक कॉलेज में अंग्रेजी चल रही है, वहां पर तमिल भाषा का कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो क्यों नहीं आप इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं? और अमित शाह ने आगे ये भी बोला कि हिंदी भाषा के प्रोटेस्ट के चक्कर में वो तमिल भाषा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमिल भाषा को विकसित होने से वो पीछे लेके जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा को दुनिया भर का बढ़ावा दे रहे हैं और तमिल भाषा को पीछे खींच रहे हैं और हिंदी भाषा को पीछे धकेल रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अमित शाह ने 7 तारीख की इस परेड के प्रोग्राम में बोला था। और अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं कि आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था और सी राजगोपालाचारी ने यहां पर हिंदी को बढ़ावा देने की बात की थी कि भाई हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 1938 में मद्रास प्रेसिडेंसी के लगभग 125 माध्यमिक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। 1938 में 125 से ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों में। इसके बाद इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई, तमिल लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अन्ना दुरई ने एक आंदोलन चला दिया, जन आंदोलन की हमारी भाषा का शोषण है, हमारे ऊपर किसी अन्य भाषा को जबरदस्ती थोपा जा रहा है, हिंदी भाषा को हमारे ऊपर लादा जा रहा है। अन्ना दुरई वही है जो बाद में जाके डीएमके पार्टी बनाएंगे, बेटा ध्यान रखना, अन्ना दुरई वही है जो बाद में जाके डीएमके पार्टी बनाएंगे। तो इसका बड़ा विरोध दिया। इसके बाद में 1939 में इतना विरोध देखकर राजा गोपालाचारी ने त्यागपत्र दे दिया और फिर 1939 में ही, है ना, अंग्रेजों ने फैसला किया कि हिंदी को जो अनिवार्य भाषा के रूप में तमिलनाडु की स्कूलों में लागू किया गया है, इसको हटा दिया जाए। तो हिंदी की अनिवार्यता को अंग्रेजों के द्वारा 1939 में समाप्त कर दिया गया था। और बाद में आपको पता है कि डीएमके पार्टी हिंदी भाषा का विरोध करते करते 1967 में पहली बार पावर में आ जाती है और तब से लेकर आज तक ये पार्टी तमिलनाडु को समय समय पर चलाती आई है। और इसका जो रूट वर्ड है, डीएमके पार्टी की स्थापना के पीछे कारण ही हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का विरोध करते करते डीएमके पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है और वो बार बार इसी वजह से जीतती भी है हर बार। और अभी भी आपको पता है कि 2026 में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तमिलनाडु के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले फिर से बखेड़ा खड़ा करवा दिया एमके स्टालिन ने, फिर से जनता के बीच में तमिल भाषा को लेकर प्रोत्साहन पैदा करेंगे और वापस से जीत दर्ज कर लेंगे। तो 1967 में डीएमके पार्टी पावर में आ जाती है इस हिंदी भाषा का विरोध करते करते। और मैं आपको बता देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, 3 भाषा सूत्र का मतलब यह था कि हमारे देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर नागरिक को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक तो अंग्रेजी का, एक हिंदी का और एक उसकी स्थानीय भाषा का। मैं आपको बताता हूं, राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था 1948-49 में। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 3 भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए, हिंदी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की और एक आपकी जो स्थानीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला जो भी है। तो राधा कृष्णन आयोग 1948-49 द्वारा
तीन भाषाओं की शिक्षा की ज्ञान की बात की गई थी। उसके बाद में आपको बता देता हूं 1955 में एक और आयोग बनाया गया था, उसका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया था। इन्होंने दो भाषाओं का सूत्र दिया था कि भाई एक तो आपकी स्थानीय भाषा और एक हिंदी भाषा, दोनों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इंग्लिश को आप ऑप्शनल रख सकते हैं, इंग्लिश को रखो लेकिन ऑप्शनल रखो। आप एक अपनी स्थानीय भाषा को और एक हिंदी भाषा, दो सूत्रों वाला इन्होंने दो भाषा का सूत्र दिया समय समय पर। और इसके बाद में अभी 1968 की मैं आपको बात बता रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर तीन भाषाओं के कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया। तो पहले तो राधाकृष्णन आयोग ने तीन भाषा की शिक्षा देने की बात की गई थी, फिर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो भाषा की शिक्षा देने की बात की गई थी, हिंदी की और अपनी स्थानीय भाषा की, और इंग्लिश को ऑप्शनल रखने की बात की गई थी। और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से यह कहा गया था कि भाई तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, तीन भाषाओं के बच्चे को जानकारी होनी चाहिए, तो इसको अपनी एजुकेशन या शिक्षा में शामिल करना है। लेकिन यह 1968 वाली शिक्षा नीति कभी लागू ही नहीं हो पाई, समय समय पर इसका विरोध होता रहा है। और अभी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है, इसका मकसद भी यही है कि हमारे सभी राज्यों के अंदर नागरिकों को तीन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसको बोलते हैं त्रिभाषा सूत्र, और इसी का फिर से एक बार विरोध किया जा रहा है बड़े पैमाने पर M.K. स्टालिन के द्वारा। बाकी राज्यों में इतना विरोध नहीं होता, तमिलनाडु इसका विरोध करता है और स्पेशली DMK पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि DMK पार्टी का ओरिजिन ही हिंदी भाषा के विरोध से खड़ा हुआ है, वो बनी ही हिंदी भाषा का विरोध करती है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।